हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने सेकंड यूनिट जो स्टार्ट की हुई है। तो इसमें हमने एजुकेशन के रिगार्डिंग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, हमने विमेन एजुकेशन का टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद हमने डिसेबल्ड चिल्ड्रन का, और उसके बाद हमने जो शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के थे वो जो टॉपिक थे हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों की शिक्षा पे हम टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज। तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कि जो अल्पसंख्यक है उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए शिक्षा के क्या जो प्रावधान है वो दिए गए हैं हमारी भारत सरकार के द्वारा या फिर हमारे संविधान के द्वारा। सबसे पहले हम करते हैं कि जो माइनॉरिटीज होते हैं वो क्या होते हैं। माइनॉरिटी को हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही जो एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा विविधता पाई जाती है। वो विविधता किस रूप में पाई जाती है? वो भाषा को लेकर भी पाई जाती है, वो धर्मों को लेकर भी पाई जाती है, वो जातियों को लेकर भी पाई जाती है, और वो क्षेत्र को लेकर भी पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, और बहुत सारे जो धर्मों को मानने वाले हैं वो लोग रहते हैं। तो इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा को बोलने वाले लोग आते हैं। तो लेकिन जो हिंदू है हमारे देश में वो क्या है? वो बहुसंख्यक है। सबसे ज्यादा जो गिनती के लोग रहते हैं वो हिंदू धर्म से रहते हैं। तो कभी कभी कई लोग इसको हिंदू राष्ट्र भी बोल देते हैं भारत को, क्योंकि जो मैक्सिमम यहाँ पे कम्युनिटी है वो जो हिंदू धर्म से रिलेटेड लोग हैं उसके अंदर आते हैं। तो लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ हिंदुओं का हित का ना देखकर जो पूरे धर्मों के लोग हैं, हर एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, या फिर अनुसूचित जातियों या जनजाति के लोग हैं, उनके भी हित के बारे में सोचा गया है। अगर हमारे देश में जो बहुसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी के जो हित है, उसी की जो भलाई है वो की जाए, लेकिन यहाँ पे जिसका सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है, जिसका आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है, जिसका जो शैक्षिक स्तर अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता है, चाहे किसी भी वो धर्म से आता है, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला है, तो उसकी भलाई के लिए बहुत सारे जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। जो उनके संविधान ने कुछ स्पेशल उनको जो फैसिलिटी है वो दी है, तो वो क्या है? जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है इसका अपवाद नहीं है। शैक्षिक क्षेत्र में बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको फ्री में हॉस्टल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो उनके लिए जो एजुकेशन संस्थाएं खोलने के लिए स्पेशली वो क्या उनको फंड प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि कोई भी पर्सन वो क्या है एजुकेशन के बिना ना रह जाए। तो हम बात करते हैं कि अगर हम अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, तो उसके एक्चुअल के हम मीनिंग की बात करते हैं कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक दो जो शब्दों से बना है। हम बात करते हैं इसकी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अल्प प्लस में संख्यक, तो जो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, और जो संख्यक होता है मतलब संख्या। तो सॉरी, तो अल्पसंख्यक क्या क्या मतलब हुआ? जिनकी मात्रा कम है, जो थोड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, जिनकी संख्या कम है, इस प्रकार
अल्पसंख्यक क्या अर्थ है कि जो संख्या की दृष्टि से कम पाए जाते हैं, जो संख्या की दृष्टि से थोड़े हैं। अगर हम किसी चीज की काउंटिंग करें, जैसे हमने बात की कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहाँ से है, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और जो सिख धर्म लगा लो, मुसलमान धर्म लगा लो, ईसाई धर्म लगा लो, वो क्या है, उनकी जनसंख्या जो वो बहुत कम है, इसलिए उनको माइनॉरिटी में गिना जाता है, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, यहाँ पे हिंदू लोग बहुत रहते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ लोग इसको हिंदू राष्ट्र कहने से भी परहेज नहीं करते, वो बात को हिंदू राष्ट्र भी कह देते हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त हमने बात की, यहाँ पे मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, जैन धर्म से रिलेटेड लोग हो गए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग हो गए, तो हम कह सकते हैं बहुत सारे धर्मों को मानने वाले या फिर बहुत सारे भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो जिनको हम अल्पसंख्यक में गिनते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये तो बात थी धर्मों की, आगे हम बात करते हैं भाषा की। अगर कोई स्पेसिफिक भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, तो हम उनको भी क्या है, अल्पसंख्यक में गिन सकते हैं। अगर हम बात करें उर्दू या फिर फारसी भाषा, ऐसी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे बहुत कम है, तो इसलिए फिर क्या कर सकते हैं, हम उन लोगों को भी अल्पसंख्यक में गिन सकते हैं जो कि एक जिनकी भाषा बहुत कम बोली जाती है। ऐसी भाषा में जो लोग आते हैं उनको हम अल्पसंख्यक में गिनते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षिक सुविधाएं प्रोवाइड करने की। यदि किसी अल्पसंख्यकों को हम बात करें तो उसको क्या है, उसको विशेष जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई गई हैं हमारे संविधान ने, हमारी भारत सरकार ने, और साथ साथ राज्य सरकारों ने अपने लेवल पे जितना हो पाता है तो वो क्या करते हैं, अल्पसंख्यकों को जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, जो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटी है, वो इनको प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि सिर्फ वो संख्या में कम है, अगर वो मुस्लिम है उनकी संख्या कम है, या फिर सिख है उनकी संख्या कम है, या फिर जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन उनका जो आर्थिक स्तर है, जो सामाजिक स्तर है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो लोग इस जो फैसिलिटी है उसमें नहीं आते, जो शैक्षिक की जो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो फैसिलिटी देते हैं। तो अगर हम एजुकेशन की फैसिलिटी की बात करें तो उसमें हिंदू लोग भी आ जाते हैं। वैसे तो वो मैक्सिमम उनकी जो काउंटिंग है, अगर उनकी संख्या देखें तो वो मैक्सिमम है, तो लेकिन अगर किसी हिंदू की भी जो सामाजिक स्तर है, जो उनका आर्थिक स्तर है वो अच्छा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन जो फैसिलिटी है तो वो उनको भी मिलती है, तो उनका जो जीवन, उनका स्तर पिछड़ा हुआ है, जो सामाजिक स्तर, जो आर्थिक स्तर है, हमारा मेन मोटिव है उनका जो शिक्षा का स्तर अच्छा करने का, ताकि वो लोग अपना क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधार सके। क्योंकि जिन लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है तो उन लोगों का जो शैक्षिक स्तर है वो भी अच्छा नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि ऐसे लोगों का शैक्षिक स्तर को सुधारा जाए, ताकि वो अवेयर हो, उनके लिए जो रोजगार के मार्ग है वो खिले, जिसकी सहायता से वो अपना आर्थिक और जो सामाजिक स्तर है उसमें इम्प्रूवमेंट करे। अगर उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधरता है तो वो क्या होता है, उनका जो जीवन यापन है वो अन्य लोगों की तरह है, वो एक सामान्य जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास के लोग हैं, उनकी तरह अपना जीवन यापन है वो उनका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिनका स्तर, सामाजिक स्तर या आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो जिंदगी जीने का तरीका है वो भी काफी क्या है, नीचा है। इसलिए हमें उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए इनको स्पेशल जो फैसिलिटी है इनको हम फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, और इनके लिए जो फ्री एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो माइनॉरिटीज है इनके लिए जो एजुकेशन है इसकी क्या नीड है, क्या इसकी जो इम्पोर्टेंस है। तो हम बात करते हैं एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज की नीड और इम्पोर्टेंस की। नीड एंड इम्पोर्टेंस,
तो इसकी क्या नीड एंड क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम उनको एजुकेशन देना चाहते हैं, हमें क्यों उनको एजुकेशन देने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समान शैक्षिक अवसरों की बात, जहाँ शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए हम कैसे उसको कर सकते हैं कि हमारा जो सपना है वो हमारा सपना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का। तो ये शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण कब होगा, जब हर एक बच्चे को क्या मिलेगा, एक जो शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। इसलिए हम अगर हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं तो इनको समान अवसर देना होगा। क्योंकि इनका आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है तो ये अपने आप इतना पैसा जो अफोर्ड नहीं कर पाते कि ये अच्छे स्कूलों में शिक्षा ले सके, इसलिए हमें इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि ये बिना अपने खर्च किए जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, लेकिन इसके बाद भी जो आगे की माध्यमिक जो उच्च माध्यमिक की जो शिक्षा आती है उसमें भी हमें इनकी जो हेल्प करने की जरूरत है, जिनका आर्थिक या सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है। हमें उस वक्त भी इनको क्या है स्कॉलरशिप और इनको जो छात्रवृत्तियां हैं तो वो प्रोवाइड करने की जरूरत है। और जो अफसर आते हैं इनको एडमिशन में जो इनको प्रोविजन देना चाहिए, इनको आरक्षण देना चाहिए ताकि ये अपनी जो आगे की स्टडी है वो कर सके। तो इसलिए हमें इनको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं एजुकेशन में उन्हें शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए देनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं इनकी शिक्षा और क्यों जरूरी है। जीवन का स्तर सुधारने के लिए जीवन का स्तर सुधारने के लिए अब हम सबको पता है कि जिस पर्सन का सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है जिंदगी का, जिसका आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है तो उनका जीवन का स्तर भी क्या है वो भी अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हमें उनका जो जिंदगी जीने का तरीका है, जो जीवन का स्तर अगर सुधारना है तो हमें उनके लिए क्या करना होगा, हमें उनको विशेष सुविधाएं शिक्षा के लिए देनी होगी। अगर वो शिक्षित होंगे, वो अवेयर हो जाएंगे, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया अपने आप जो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें उनके जीवन का जो स्तर है, उनके जीवन का आर्थिक और सामाजिक स्तर सुधारना है तो इनकी एजुकेशन पे हमें फोकस करना होगा। इनको एजुकेट करने के लिए हमें बहुत सारे जो कह सकते हैं हम उपराले करने होंगे ताकि हम उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें। अगर हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो क्या है उनका जो व्यवसाय होगा, उनका जो रोजगार होगा वो उस लाइन में जाएंगे। हमें इन लोगों को ज्यादातर क्या शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये डिपेंड ना रहे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी क्या हम अपना जीवन सुधार सकेंगे। हमें इनको ऐसी एजुकेशन देनी होगी जो ये अपने ही लेवल पर क्या है अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सके। इसलिए हमें क्या है इनको हस्तशिल्प की जो एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड करवानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं शिक्षा क्या है, मानव का मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। शिक्षा मानव का मूलभूत अधिकार। हर एक पर्सन का, हर एक बच्चे का हक बनता है एजुकेशन लेना, उसका जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन लेना। तो इसलिए हर बच्चे का हक बनता है तो हमें उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। और जहां तक
उसकी आर्थिक स्थिति का सवाल है तो उसके लिए हमें जो स्कॉलरशिप है बच्चों को वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहे। क्योंकि ऐसे लोगों को क्या होता है, वो अपनी शाम की रोटी के लिए सुबह कमाने के लिए काम पे जाते हैं, तभी शाम की रोटी उनको मिलती है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, अपने बच्चों के लिए इतना जो पैसा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जो बच्चे का अधिकार बनता है, उसका अधिकार प्राप्त करने में हम लोगों को उसकी हेल्प करनी होगी, गवर्नमेंट को उसकी हेल्प करनी होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो बच्चों को जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की जरूरत है, ताकि जो उनका मूलभूत अधिकार है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं, आपका पैसा नहीं है आपके पास, तो आप एजुकेशन नहीं ले सकते। बल्कि जब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन वो बच्चा एजुकेशन लेना चाहता है, तो उस केस में हम क्या है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है, वो जो एनजीओ है, काफी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस का जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा जो सराहनीय कार्य है वो कर रहे हैं। वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्र के विकास की। राष्ट्रीय विकास के लिए तो हमारे राष्ट्र का विकास कब संभव होगा? तो विकास है जो राष्ट्र का, वो एक से, या हम गिनती कर ले कि 100 200 या 1 लाख लोगों से जो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्र के विकास में हमारी जो टोटल जनसंख्या है उसकी जो भूमिका है वो रहती है। हर एक पर्सन की जो भूमिका होती है वो राष्ट्र के विकास के लिए होती है। जब तक हम अपने जो नागरिक हैं उनको अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक क्या है, हम अपने जो राष्ट्र का विकास है, वो नेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट है, जो नेशन की डेवलपमेंट है, हम उसका सपना पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि राष्ट्र का विकास क्या होता है, जो राष्ट्र का नागरिक है उसके विकास से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं, हम अपने पे ही ले लेते हैं कि जब हम एजुकेशन नहीं लेंगे, हम अपना विकास नहीं करेंगे, तो हमारे घर का विकास नहीं होगा। हमारे घर का विकास नहीं होगा तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम उस सोसाइटी का विकास नहीं करते। हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का विकास नहीं होगा। जब विकास का जो बेस है, अगर हम नींव मजबूत नहीं है इमारत की, तो वो इमारत क्या है, वो इमारत भी मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, अपने नेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें उसकी शुरुआत क्या है, ग्राउंड लेवल से करनी होगी। हमें खास करके जिनका आर्थिक और सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटीज वाले लोग हैं, हमें इनके विकास से शुरुआत करनी होगी। इनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, ताकि ये भी दूसरे लोगों के, जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं बेटर एजुकेशन, उनके समान जो एजुकेशन ले सके और अपना एक जो रोजगार है वो चला सके। जब इंसान अपना रोजगार चलाता है, एक इंसान तो अपने पूरे परिवार की जो स्थिति है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पूरे परिवार की वो सुधर जाती है। अगर परिवार की स्थिति सुधरती है तो ये ऑटोमेटिकली, अगर जिस सोसाइटी में जितने परिवार रहते हैं, अगर हर परिवार की स्थिति अच्छी हो जाती है तो सोसाइटी का भी विकास होता है। अगर सोसाइटी का विकास हो रहा है तो क्या पूरे शहर का विकास हो रहा है, पूरे स्टेट का विकास होगा, और अगर पूरे स्टेट का विकास हो रहा है तो क्या है, फिर पूरे नेशन की ग्रोथ होगी। इसलिए अगर हम अपना राष्ट्र का विकास अच्छा चाहते हैं तो हमें क्या है, हर एक जो नागरिक है उसका विकास हमारे लिए जरूरी है। उसका विकास कैसे होगा, जब हम उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, बेटर उसकी एजुकेशन होगी, तो जो पर्सन का विकास है वो होगा। अगर पर्सन का विकास हो जाता है तो डेफिनेटली क्या है, हम राष्ट्रीय विकास के लिए जो कदम उठा रहे हैं उसमें क्या है, हम सक्सेस प्राप्त करते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए। प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और
समाजवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाजवादी व्यवस्था। आपको पता है कि हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है, प्रजातंत्र है और धर्मनिरपेक्ष है। समाजवाद को इसने स्वीकार किया हुआ है। तो ये सब कब पॉसिबल है, जब लोगों को इनकी नॉलेज होगी। अगर किसी को धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही नहीं पता तो वो धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाने में कैसे हेल्प कर सकता है। अगर किसी को जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मतलब नहीं पता तो कैसा हमारा प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है। तो हमारे देश में क्या होता है कि जो धर्म है, धर्म को लेकर लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। धर्म की आड़ में क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश है वो हो रही होती है। तो तब वो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारी सोसाइटी में नहीं रहती। हमारे संविधान में हमारे देश को प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद स्वीकारा है। तो इन सब मुद्दे हैं जो धर्म के होंगे, जो भाषा के होंगे, जो जात के मुद्दे हैं, तो उनसे ऊपर उठने के लिए हमें एजुकेशन की जो जरूरत है, हर एक पर्सन को एजुकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम ये धर्म और जात पात भाषा के जो मुद्दे हैं उनसे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक क्या होगा, हमारे राष्ट्र का विकास नहीं होगा। और ये मुद्दे कब समझ में आएंगे, जब पर्सन को एजुकेशन प्राप्त होगी, एक बेटर एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो कोई भी धर्म दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहता। हर एक धर्म में मानवता, इंसानियत को जो प्रमुखता है वो दी गई है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही यही होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, वहां पे हर धर्म के जो लोग हैं वो मिलजुल कर रह सकते हैं। समाजवाद में भी यही है कि कोई वो समाज है, वो किसी पार्टिकुलर धर्म या भाषा या फिर जो क्षेत्र वाले लोग हैं उनका जो बोलबाला वहां पे नहीं हो सकता। समाज में जो सभी लोग हैं वो साथ में मिलजुल कर रहेंगे। हमारा जो प्रजातंत्र है, हमारे संविधान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं, हमारे संविधान के जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट की इंसान को समझ कब आएगी, जब वो एजुकेट होगा। क्योंकि अनपढ़ लोगों को नहीं पता, उनको अपने जो सारे अधिकार हैं, जैसे उनका एजुकेशन लेने का अधिकार है, उनका वोट डालने का अधिकार है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है, वो कब उनको समझ में आएगी, जब उनको एक अच्छी एजुकेशन हम प्रदान करेंगे। इसलिए हमें लोगों को एक बेटर एजुकेशन देने के लिए क्या करना है, उनको लिए बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में उनको बताना है ताकि वो बेटर एजुकेशन ले सकें। और जो हमारे प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी व्यवस्था है, इसको बनाए रखने में अपना जो पूरा योगदान है वो प्रदान कर सकें। क्योंकि ये प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की जो व्यवस्था है वो कब पॉसिबल है, जब हर एक नागरिक इसमें अपना हिस्सा डालेगा। क्योंकि अगर लोग धर्म के नाम पर बंटवारे होते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स इसी कारण बने हैं। अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो पंजाब में मोस्टली क्या है, सिख धर्म के लोग रहते हैं और हरियाणा में हिंदू धर्म के लोग। तो धर्म के नाम पर भी जो बंटवारे होते हैं। अगर हम बात करें 1497 की, तो उस टाइम भी क्या था, जो पाकिस्तान वो एक पंजाब का हिस्सा है, तो वहां पे क्या है, मैक्सिमम मुसलमान लोग हैं। तो मुसलमान जो बहुत गिनती वाला एरिया था वो मुसलमानों को बन गया, उसका नाम पाकिस्तान बन गया, एक अलग देश अस्तित्व में आया। तो वहां पे क्या होता है, धर्म के रिगार्डिंग जो मुद्दे हैं वो उठते हैं। वो कब उठते हैं, जब लोग अपनी एजुकेशन उनको नहीं मिली होती। तो एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा यही मतलब है, लोगों को समझाने का कि प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की जो व्यवस्था है वो हर एक के लिए अच्छी है। तो इसलिए हमें जो माइनॉरिटीज हैं, जिनका जो फिर हम कह सकते हैं स्तर सामाजिक आर्थिक अच्छा नहीं है, उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा जो मेन मोटिव है वो प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने से है। तो ये हमारा एजुकेशन और माइनॉरिटी का जो हमने टॉपिक शुरू किया,
इस लेक्चर में हम इसका सिर्फ नीड और इम्पोर्टेंस ही कर पाए हैं। जो नेक्स्ट इसके पॉइंट होंगे, जो नेक्स्ट इसका आगे होगा, उसके लिए क्या एजुकेशन इंसेंटिव या फिर जो फैसिलिटी है वो दी गई है, या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है एजुकेशन की जो माइनॉरिटी की वो क्या है। तो इस लेक्चर में हमने किया जो नीड एंड इम्पोर्टेंस इसलिए क्यों जरूरी है, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए, जीवन का स्तर सुधारने के लिए एजुकेशन की जरूरत है, और जो शिक्षा है मानव का वो मूलभूत अधिकार है, वो हर एक पर्सन का हक है एजुकेशन लेने का, और हमारे राष्ट्र के विकास के लिए। राष्ट्र का विकास कब होगा, जब राष्ट्र में प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी। तो ये जो हमने पॉइंट्स किए हैं वो हर एक पॉइंट क्या है, एजुकेशन का जो महत्व है इससे रिगार्डिंग है कि एजुकेशन इन सब में हमारी जो हेल्प करती है, ये सारे जो मुद्दे हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए और हमारे राष्ट्र के विकास के लिए। तो हमारे इस लेक्चर में हम इतना ही कर पाए हैं। जो नेक्स्ट हमारा आगे इसके पॉइंट्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है।